मित्रों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर 2023 की विजन आईएएस की न्यूज़ ये है। और 27 अक्टूबर में कौन कौन सी खबरें जो हैं सुर्खियों में, सबसे पहले ये समझेंगे। पहली खबर है, उपभोक्ता मामले विभाग ने आईआईटी बीएचयू के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है। सबसे पहले ये समझेंगे, उपभोक्ता मामले विभाग ने आईआईटी जो बीएचयू उसके सहयोग से जो ये डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है, वो है क्या, इसका उद्देश्य क्या है डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन का। तो इसका उद्देश्य ऐसे नवाचारी ऐप्स या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना या उनका प्रोटोटाइप तैयार करना है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगाएंगे। ई कॉमर्स यानी कि ये वाणिज्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के डिज़ाइन के लिए डार्क पैटर्न तैयार किया गया है। डार्क पैटर्न क्या होता है ये समझेंगे। डार्क पैटर्न एक अनैतिक ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक है। क्या करना है, जैसे ई कॉमर्स यानी कि वाणिज्य व्यापार, जो चीज़ें ऑनलाइन वाणिज्य या ऑनलाइन जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो वाणिज्य जो होते हैं ऑनलाइन, आजकल जो है ऑनलाइन का मामला काफ़ी बढ़ गए हैं और घर बैठे ही हम चीज़ें जो हैं ऑर्डर कर देते हैं और वो चीज़ घर तक पहुंच भी जाती हैं। हमारे ऑनलाइन जो ये ट्रेडिंग होती हैं, ऑनलाइन जो ये व्यापार हो रहा है, इस व्यापार में जो ये डार्क पैटर्न है, डार्क पैटर्न का मतलब अनैतिक ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक जो है, उन कंपनियों की द्वारा दी जाने वाली अनैतिक तरीके से ऑनलाइन विज्ञापन तकनीकें जो हैं, उनको ध्यान में रखने के लिए ऐप्स और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए आईआईटी बीएचयू के सहयोग से उपभोक्ता मामले विभाग जो है उसने डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। इनमें ब्राउज़र एक्सटेंशन, एड ऑन्स, मोबाइल एप्लीकेशन आदि शामिल हो सकते हैं। तो ब्राउज़र एक्सटेंशन हो सकते हैं, एड ऑन्स भी हो सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। डार्क पैटर्न में जैसे मैंने बताया ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक होती हैं, अनैतिक तरीके से विज्ञापन देके जो हैं कंपनियां और जो भी हैं वो पैसे कमाती हैं। कंपनियां इसका इस्तेमाल उपभोक्ताओं को उन उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के लिए राजी करने हेतु करती हैं जिन्हें वे मूल रूप से खरीदने का इरादा नहीं रखते हैं। मतलब कोई उपभोक्ता किसी चीज़ को खरीदने के लिए राजी नहीं है तो उन्हें बाध्य किया जाता है इस तरह की तकनीकों के माध्यम से। अब कौन कौन सी तकनीकें हैं और किस तरह से बाध्य किया जाता है समझेंगे। और उसको ठीक करने के लिए उपभोक्ता मामला जो विभाग हैं उस डिपार्टमेंट, उपभोक्ता मामले के उस डिपार्टमेंट ने आईआईटी बीएचयू के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है। ये एक अनुचित व्यापार पद्धति होती है डार्क पैटर्न जो है वो। इससे पहले केंद्र सरकार ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए थे। दिशा निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किए गए थे। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था उस 2019 के अधिनियम के तहत ही ये डार्क पैटर्न यानी कि अनैतिक विज्ञापन तकनीकों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार जो है उसने दिशा निर्देश जारी किए थे। ये दिशा निर्देश भारत में व्यवस्थित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं की पेशकश करने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स, विज्ञापनदाताओं और विक्रेताओं पर लागू होंगे, क्योंकि 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये लाए गए थे तो सब पर लागू होंगे। अब डार्क पैटर्न के कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं, फिर समझ में आएगा कि डार्क पैटर्न को रोकने के लिए जो ये उपभोक्ता मामला विभाग है उसने आईआईटी बीएचयू के सहयोग से जो कार्य किया है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे एक डार्क पैटर्न की तकनीक होती है सास बिलिंग। क्या होती है सास बिलिंग समझेंगे। इसके अलावा एक है फॉल्स अर्जेंसी, इसके अलावा बास्केट स्ट्रैकिंग, इसके अलावा कन्फर्म शेमिंग, इसके अलावा फोर्स्ड एक्शन, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इसके अलावा ड्रीप प्राइसिंग, इसके अलावा नेगिंग। ये सब तकनीकें जो है डार्क पैटर्न के अंतर्गत आती है। एक एक करके हम समझते हैं कौन कौन सी तकनीक कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं। जैसे सास बिलिंग है। सास बिलिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आवर्ती भुगतान करवाया जाता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं से धन एकत्रित करने के लिए पॉजिटिव एक्विजिशन लूप्स का इस्तेमाल उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर देते हैं सर्विस से यानी सेवा के रूप में, और धीरे धीरे फिर जो सेवाएं दी जाती हैं उनमें 2-4 बार फ्री ट्रायल देते हैं और फ्री ट्रायल के बाद जो है उन सेवाओं को आगे जारी रखने के लिए उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और ये जो है एक शुरू में तो जो है ये पॉजिटिव एक्विजिशन लूप्स
का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उपयोगकर्ताओं से धन एकत्रित किया जाता है। इसको सास बिलिंग कहा जाता है। सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप निर्देशों का जो एक क्रम होता है, इसे एक निश्चित स्थिति तक पहुँचाने के लिए लगातार दोहराया जाता है। दूसरा तरीका है फॉल्स अर्जेंसी। फॉल्स अर्जेंसी का मतलब किसी सेल उत्पाद बिक्री को जो है सीमित समय के लिए एक्सक्लूसिव सेल के रूप में प्रसारित करना। एक्सक्लूसिव सेल का मतलब जैसे ऐसे दिखाया जाता है कि ये वस्तुएं या सेवाएं जो हैं सीमित समय के लिए है, या फिर इतने समय के बाद ये सेवाएं जो हैं इसकी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से लोगों को फॉल्स अर्जेंसी मतलब अर्जेंट आप ख़रीद लीजिए, और उस तरह का झूठा जो है फॉल्स उसमें वादा किया जाता है लोगों से, या उस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। बास्केट, ये जो स्नैकिंग जिसे कह सकते हैं, ये क्या है? स्नैकिंग या स्नैकिंग जो भी लिखा है, यूज़र द्वारा फ्लाइट की टिकट खरीदते समय स्वतः यात्रा बीमा भी जुड़ जाना, इसको हम कहते हैं बास्केट स्नैकिंग। एक होता है कन्फर्म शेमिंग। कन्फर्म शेमिंग क्या है? किसी प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट टिकट बुक करते समय यूज़र जब कार्ड में बीमा को शामिल नहीं करता है, तब भय व अपराध बोध की भावना पैदा करके उपयोगकर्ताओं को सेवाओं की खरीद या सेवा सदस्यता बनाए रखने के लिए विवश करना। उदाहरण के लिए, मैं असुरक्षित रहूँगा, ऐसे मैसेज दिखाना, इस तरह की चीज़ें जो है दिखा दी, उसको कन्फर्म शेमिंग कहते हैं। फोर्स्ड एक्शन जो होता है, ये भी एक डार्क पैटर्न के अंतर्गत आता है। फोर्स्ड एक्शन का मतलब किसी उत्पाद को खरीदने के लिए यूज़र को न्यूज़लेटर की सदस्यता लेने हेतु बाध्य करना। ठीक है, बाध्य करेंगे मतलब सदस्यता लेने के बाद ही उसमें सर्विस दी जाएगी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन ट्रैप देखें तो पेड सब्सक्रिप्शन को रद्द करने की प्रक्रिया को असंभव व जटिल बनाना। मतलब पेड सब्सक्रिप्शन जो है वो उसको इतना जटिल बना दिया जाता है कि वो उसके बिना जो है वो सब्सक्रिप्शन ले ही नहीं सकता। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। इसके अलावा ड्रीप प्राइसिंग, ये एक ऐसा तकनीक, एक ऐसा तरीका है जिसमें उत्पाद की लागत के अन्य मूल्य पहले नहीं दिखाए जाते हैं। उत्पाद का कुल मूल्य केवल खरीद की प्रक्रिया के अंत में या खरीद की पुष्टि के बाद दिखाया जाता है। इसको ड्रीप प्राइसिंग कहते हैं। और एक इसमें रहेगी नैगिंग। इसके तहत उपयोगकर्ता को बहुत अधिक रिक्वेस्ट, सूचना, विकल्प भेजे जाते हैं। उपयोगकर्ता परेशान हो जाता है और ये सभी असंबंधित वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए भेजे जाते हैं। इससे उपयोगकर्ता के समक्ष जो है इच्छित लेने देने या इच्छित लेन देन की जो चीज़ें हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती हैं, और फिर इस तरह से मजबूर होकर वो कई बार खरीद भी लेता है चीज़ें। तो ये सब आती हैं डार्क पैटर्न के अंतर्गत, और हमने समझा। और डार्क पैटर्न को दूर करने के लिए IIT BHU के सहयोग से उपभोक्ता मामले विभाग ने जो है डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है। तो बस्टर हैकाथॉन जो है क्या है आपने समझ भी लिया, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी समझा। अब हम बढ़ जाते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। उस पर जारी डेटा के अनुसार व्यक्तियों की सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि GTI, उस GTI में मजबूत वृद्धि हुई है। डायरेक्ट टैक्स जारी डेटा जो करते हैं उसके अनुसार जो व्यक्तियों की GTI है उसमें वृद्धि हुई है, और कर आधार का यानी कि टैक्स बेस जो है उसका विस्तार हुआ है। समझते हैं ये खबर क्यों है सुर्खियों में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के आकलन वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं। CBDT ने यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ने आंकड़े जारी किए हैं, और इन आंकड़ों के अनुसार क्या देखने को मिला 2013-14 से 2021-22 तक के आंकड़े इसमें हैं। और इसमें क्या सामने आया है? ये सामने आया है कि व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न की संख्या लगभग जो बढ़कर के हैं वो 6.37 करोड़ हो गई हैं। यानी कि यह जो है 90% की वृद्धि के साथ बढ़ी है। मतलब ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत करदाता जो हैं उनके द्वारा दाखिल रिटर्न की संख्या बढ़ गई है, और 90% की वृद्धि लगभग देखने को मिली है, और संख्या बढ़कर के 6.37 करोड़ हो गई हैं। व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न करने की संख्या जो है बढ़ी है। व्यक्तिगत करदाता की औसत सकल कुल आय जो है यानी कि जो सकल कुल आय हैं, ग्रॉस टोटल इनकम है, GTI जो हैं, GTI की औसत जो हैं वो भी लगभग 7 लाख रुपए हो गई हैं। यानी इसमें भी 56% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा शीर्ष 1% व्यक्तिगत करदाताओं की औसत GTI जो हैं उसमें 42% की, और इसके विपरीत निचले
25% व्यक्तिगत करदाताओं की जो जीटीआई हैं उसमें 58% की वृद्धि हुई है। 42% की शीर्ष 1% में और 25% जो डाउन वाले हैं, निचले हैं, उनके 58% की जीटीआई वृद्धि हुई है। सकल कुल आय यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम यानी जीटीआई में अनुपातिक योगदान देखते हैं। शीर्ष 1% व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान देखें तो वो जो है थोड़ा सा घटा है। शीर्ष 1% का व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान पहले 15.9% था, लेकिन अब जो है 21-22 में ये 14.6% रह गया है, यानी घटा है। जबकि निचले 25% व्यक्तिगत करदाताओं का औसत योगदान देखें जीटीआई में, मतलब जीटीआई के द्वारा औसत करदाताओं के रूप में कर का योगदान देखें तो ये पहले 8.3% था, लेकिन थोड़ा सा बढ़ करके 8.4% हो गया है। वहीं मध्यम स्तर के लोग जो थे उनका करदाताओं का जो 74% योगदान था, वो 74% करदाता जो मध्यम वर्ग के हैं, देखिए 1% शीर्ष वाले हैं, उनका 14.6% हो गया है, घट करके थोड़ा सा घटा है, 15.9 से 14.6 हो गया है। निचले जो सबसे नीचे के 25% है उनका 8.3% से 8.4% योगदान रहा है। सकल आय में अनुपातिक योगदान देखें, जीटीआई में अनुपातिक योगदान देखें। और जबकि मध्यम स्तर के लोग जो अब बचे हैं 1% ऊपर वाले, 25% नीचे वाले, तो ये टोटल 26% हो गए, पीछे रहे 74%। तो मध्यम जो लोग रह गए हैं 2 से लेकर के 75 तक के जो हैं, तो ये 74% लोग जो हैं, इन करदाताओं का योगदान जो है ये 75.8% था और थोड़ा सा बढ़ कर के 77% हो गया है। तो 75.8% से 77% हो गया है, यानी मध्यम स्तर के करदाताओं का योगदान थोड़ा सा बड़ा है, निचले वालों का भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन शीर्ष वालों का करदाताओं का योगदान जो है जीटीआई में वो घटा है। ठीक, कर आधार या टैक्स बेस किसे कहते हैं, क्या होता है देखिए, उन सभी आय, संपत्ति, परिसंपत्ति, उपभोग, लेन देन या अन्य आर्थिक गतिविधियों का मूल्य, कुल मूल्य हैं ये कर आधार या टैक्स बेस, जिन पर कर प्राधिकरण यानी कि टैक्स अथॉरिटी द्वारा टैक्स लगाया जाता है। ठीक, किन पर? आय पर टैक्स लगाया जाता है, संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता है, परिसंपत्ति पर, उपभोग पर, लेन देन पर, अन्य आर्थिक गतिविधियों का जो कुल मूल्य प्राप्त होता है, उन सब कुल मूल्यों पर जो टैक्स लगाया जाता है टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, उस टैक्स को हम कहते हैं कर आधार यानी टैक्स बेस। कर आधार बढ़ाने का महत्व क्या है देखिए, यह सामाजिक और भौतिक अवसंरचनाओं का वित्त पोषण करने की सरकार की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, ये क्या करेगा? सामाजिक और भौतिक अवसंरचनाओं का वित्त पोषण करके सरकार की क्षमताओं को बढ़ाता है। जो टैक्स बेस जो है, टैक्स बेस क्या है? जैसे मैंने बताया, उन सभी आय, संपत्ति, परिसंपत्ति, उपभोग, लेन देन या अन्य जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनका कुल मूल्य है ये। ठीक है, कर आधार, जिन पर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है, यानी टैक्सेशन से प्राप्त कुल मूल्य कर आधार कहलाता है। और सभी चीज़ों पर, आय, संपत्ति, सब पर जो है टैक्स लगाया जाता है। और कर आधार, इसको टैक्स बेस जिसे हम कहते हैं, ये जो कर के द्वारा जो मूल्य प्राप्त हुआ है, उस कर के द्वारा प्राप्त मूल्य को, उस कर आधार को, उस टैक्स बेस को बढ़ाने का महत्व ये है कि इससे वित्त पोषण करने की सरकार की क्षमता बढ़ती है इससे। ठीक, मतलब सरकार को जो है भौतिक अवसंरचनाओं का वित्त पोषण करने की क्षमता बढ़ती है। सरकार को जो है एक मूल रूप से सोर्स के रूप में पैसे मिलते हैं और इसी के द्वारा जो सरकार हैं सामाजिक और भौतिक अवसंरचनाओं का वित्त पोषण करती हैं। इससे कर जो है टैक्स की दर कम होने की संभावना बढ़ जाती है तथा नए उपकर लगाने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। तो इन सब पर टैक्स लगाने से बाकी के टैक्सेशन हैं उनको कम किया जाता है। इसके अलावा इससे कर की दर कम होने की संभावना बढ़ती है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बेहतर योजना और बजट निर्माण में भी मदद होती है। तो टैक्स बेस बढ़ाने के फायदे हैं। अब हम समझते हैं कर आधार बढ़ाने के उपाय क्या क्या होते हैं। जैसे स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देना, एक तो उपाय ये हो सकते हैं कि स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा दिया जाए, मतलब स्वैच्छिक रूप से कर अनुपालन करें लोग, कर टैक्सेशन देते रहें। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो हैं ये सारी चीज़ें ना करें, ब्लैक मनी को वाइट मनी मतलब ना बनाएं, टैक्स दें और सरकार को इससे फ़ायदा होता रहे। तो एक तो स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान की जानी चाहिए और कर दायरे आने वाले कर
दायरे में आने वाले लेकिन रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों पर निगरानी रखी जानी चाहिए और कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। अगली खबर जो है हमारी वो है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। क्या है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023? यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, फिर है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय और पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य या ह्यूमन सिक्योरिटी यानी मानव सुरक्षा के लिए संस्थान। इसने रिपोर्ट जारी की है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 की। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व कई मामलों में तेज़ी से रिस्क टिपिंग पॉइंट्स तक पहुंच रहे हैं। रिस्क टिपिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो सीमा होती है रिस्क टिपिंग पॉइंट्स, जिसको पार करने के बाद सामाजिक पारिस्थितिक प्रणाली जोखिमों का सामना करने की क्षमता खो देती है। ऐसा होने पर विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती हैं। ये जो है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट से अलग हैं। रिस्क टिपिंग पॉइंट्स क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स से बिल्कुल अलग हैं। रिस्क टिपिंग पॉइंट्स क्या है समझते हैं। देखिए, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स वे सीमाएं होती हैं जिन्हें पार करने पर वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने वाले कई ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें रोका नहीं जा सकता। तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स अलग हैं। ये हैं रिस्क टिपिंग पॉइंट्स जिनको पार करने के बाद सामाजिक पारिस्थितिक प्रणाली जोखिमों का सामना करने की। तो ये तो सामाजिक और पारिस्थितिकी प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इनको कहेंगे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स जो हैं वैश्विक जलवायु को परिवर्तन रोका नहीं जा सकने वाले पॉइंट्स को कहते हैं। ठीक, इसके अलावा 6 परस्पर जुड़े रिस्क टिपिंग पॉइंट्स निम्नलिखित हैं। कौन कौन से रिस्क टिपिंग पॉइंट्स है? देखिए, प्रजातियों की विलुप्ति में तेज़ी आना, जैसे सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणाली जो हैं वो जोखिम में है। तो इसमें सबसे पहली है प्रजाति की विलुप्ति, दूसरी है भूजल स्तर में गिरावट, तीसरा पर्वतीय ग्लेशियर पिघलना, अंतरिक्ष मलबा, असहनीय गर्मी, इनशोरेबल फ्यूचर। तो ये सारे जो है रिस्क टिपिंग पॉइंट्स में आते हैं। प्रजातियों की विलुप्ति में तेज़ी, ये स्थिति श्रृंखलाबद्ध दुष्प्रभावों को जन्म देगी। इससे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली का पतन होने लगेगा। भूजल स्तर में गिरावट, इससे भूजल प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा जो खाद्य आपूर्ति के लिए संकट पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि भारत में 70% सिंचाई जो है भूजल से होती हैं। अभी भी 70% सिंचाई जो है भूजल से ही भारत में होती हैं। और भूजल में स्तर में गिरावट ये एक रिस्क टिपिंग पॉइंट है। प्रजातियों की विलुप्ति भी रिस्क टिपिंग पॉइंट है। पर्वतीय ग्लेशियरों का पिघलना भी रिस्क टिपिंग पॉइंट में आता है। ये क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट से अलग हैं। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स मतलब वैश्विक जलवायु प्रभावित करने वाले पॉइंट्स जिनके बाद इनको रोका नहीं जा सकता, ऐसे पॉइंट्स। इसके अलावा अंतरिक्ष मलबा भी एक सामाजिक पारिस्थितिकी प्रणाली का जोखिम है, यानी कि यह भी एक रिस्क टिपिंग पॉइंट है। इसके कारण कई उपग्रह नष्ट हो रहे हैं। असहनीय गर्मी, इसके कारण कई क्षेत्रों में रहना असहनीय हो गया है। इसके अलावा इनशोरेबल फ्यूचर, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब तूफान, बाढ़ या आग जैसे गंभीर खतरे बीमा की लागत को इतना अधिक बढ़ा देंगे कि यह सुलभ या किफ़ायती नहीं रह जाएगा। मतलब ये है कि तूफान, बाढ़, आग जैसे खतरों से इतना नुकसान हो कि बीमा भी उनकी जो है भरपाई नहीं कर पाएँ। ऐसी स्थिति में अनइंश्योरेबल फ्यूचर हम कह सकते हैं। जब कुछ जोखिमों के खिलाफ कुछ क्षेत्रों में या उचित मूल्य पर बिना बीमा की पेशकश नहीं की जाती तो इन क्षेत्रों को अनइंश्योरेबल माना जाता है। यानी कुछ जोखिमों के खिलाफ कुछ क्षेत्रों में या उचित मूल्य पर बीमा की पेशकश नहीं की जाती, क्योंकि बीमा भरने वाले भी तो नुकसान उठा रहे हैं। फिर इतना यानी जोखिम इतना बड़ा है या उचित नहीं होता है बीमा वालों के लिए जोखिम बीमा देना, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को फिर अनइंश्योरेबल फ्यूचर के वाले क्षेत्र कहते हैं। रिस्क टिपिंग पॉइंट के चालक क्या क्या होते हैं? रिस्क टिपिंग पॉइंट्स के चालक बहुत सारे हैं। मानव जनित गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है ये भी रिस्क टिपिंग पॉइंट है। इसके अलावा अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन और अपर्याप्त सहयोग। तो जोखिम प्रबंधन के लिए अपर्याप्त रूप से सहयोग जो मिलता है ये भी एक चालक हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन है, उसका सहयोग नहीं मिल रहा लोगों का ठीक से। इसके अलावा बढ़ती वैश्विक मांग का दबाव भी एक रिस्क टिपिंग पॉइंट का चालक है। और विकास और आजीविका के अवसरों में असमानता ये भी एक रिस्क टिपिंग पॉइंट का चालक हैं। इस समाधान क्या हो सकते हैं इस रिस्क टिपिंग पॉइंट के? तो एक समाधान तो अवॉइड ही है, बचा सकते हैं, बचाव करो जितना बचाव हो सकते हैं।
जोखिम को रोकने का उपाय करो। दूसरा अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब है जोखिम का सामना करने के लिए थोड़ा अनुकूलन रखा जाए। जोखिम का सामना करने के लिए ज़रूरी होता है अनुकूलन, तो ये भी एक समाधान हो सकता है। इसके अलावा गति कम कर सकते हैं, डीले कर सकते हैं, यानी रिस्क टिपिंग पॉइंट्स की और बढ़ने की गति को मंद करने के प्रयास करने चाहिए, और तो क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, प्रणालियाँ व तंत्रों में व्यापक परिवर्तन की ज़रूरत है। ऐसे में UNUEHS यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में जाने, तो ये जो है इस यूनिवर्सिटी ने ही ये रिपोर्ट जारी की है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, और उसने जो है रिस्क टिपिंग पॉइंट्स उसने 2023 की इस रिपोर्ट में बताए हैं। तो ये जो UNUEHS है, ये है क्या? ये एक संयुक्त राष्ट्र की अकादमिक शाखा है। यह संस्था एक वैश्विक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती हैं। 2003 में इसको स्थापित किया गया था UNUEHS को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। 2003 में स्थापित किया गया, वैश्विक थिंक टैंक है, यूनाइटेड नेशंस की अकादमिक शाखा है। इसका मिशन क्या है UNUEHS का? तो इसका मिशन है पर्यावरणीय खतरों और वैश्विक बदलाव से संबंधित जोखिमों पर एक अनुकूलन पर अनुसंधान करना। तो पर्यावरणीय खतरों के लिए UNUEHS काम करते हैं। ये संस्था पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के बीच अंतर संबंध को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त जोखिमों को कम करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देती हैं। अगली खबर है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, यानी कि BBSSL। तो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ठीक। तो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL, ये एकदम बिल्कुल जैसे हिंदी में लिखा उसी तरह से इसका इंग्लिश में किया है। भारतीय बीज सहकारी S, समिति S, लिमिटेड L। तो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, इसने क्या किया है? इसने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, और संगोष्ठी का नाम क्या रखा गया है? सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। किसमें? सहकारी क्षेत्र जो हैं, जो ये सहकारी क्षेत्र हैं, उनमें उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर संगोष्ठी का उत्पादन किया है इस भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने, यानी BBSSL ने। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एक सहकारी समिति है। इसकी स्थापना अधिनियम 2002 के तहत जो है 2023 में की गई थी। अधिनियम कौन सा? MSCS यानी कि मल्टी स्टेट कॉरपोरेशन सोसाइटी, कॉरपोरेशन सोसाइटी यानी कि MSCS। तो MSCS यानी मल्टी स्टेट कॉरपोरेशन कमेटी, मतलब सोसाइटी। तो मल्टी स्टेट कॉरपोरेशन सोसाइटी MSCS अधिनियम 2002 के तहत इस BBSSL यानी कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना 2023 में की गई है। 2002 का अधिनियम है, उसके तहत 2023 में इसकी स्थापना की गई है। इसलिए ये सुर्खियों में SSL ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया और ये सुर्खियों में आ गई। इस BBSSL का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को पारंपरिक, प्रमाणित एवं वैज्ञानिक रूप से बीज तैयार कर सके। उद्देश्य इस BBSSL का यही है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ये है, और बीजों के उत्पादन एवं उन्नत पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर जो है ध्यान देने के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई है। BBSSL जो है ये एक सहकारी समिति है। 2023 में से गठित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को पारंपरिक, प्रमाणित एवं वैज्ञानिक रूप से बीज तैयार मतलब हो सके। साथ ही इसके कार्यों में BBSSL के कार्यों में, यानी कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यों में देश के बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणीकरण, खरीद एवं प्रसंस्करण पर ध्यान देना, ये सब शामिल हैं। पारंपरिक बीज क्या होते हैं? पारंपरिक बीज जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से स्थानीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ये बीज स्थानीय वातावरण में उत्कृष्ट गुणवत्ता और पोषण बनाए रखने हेतु उपयुक्त होते हैं। भारत में बीज उत्पादन प्रणाली पर विस्तार एक बार नज़र डालें तो भारतीय बीज उत्पादन कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से बीज गुणन यानी कि सीड मल्टीप्लिकेशन की 3-4 पीढ़ियों में समाहित करता है। तो भारतीय बीज उत्पादन का कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से बीज उत्पादन सीड मल्टीप्लिकेशन की 3-4 पीढ़ियों को ही समाहित करता है। 3-4 पीढ़ियों का ध्यान रखा जाता है भारत में सीड मल्टीप्लिकेशन में।
यह प्रणाली बीजों की 3 पीढ़ियों की पहचान करती हैं, जिसमें एक तो प्रजनक बीज होता है, एक आधारीय बीज होता है, एक प्रमाणित बीज होता है। 3 पीढ़ियाँ। प्रजनक बीज को हम ब्रीडर सीड कहते हैं, आधारीय बीज को हम फाउंडेशन सीड कहते हैं और प्रमाणित बीज को सर्टिफाइड सीड कहते हैं। प्रजनक बीज क्या होते हैं? देखिए, भारत में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो बीज उत्पादन प्रणाली, उसमें सीड मल्टीप्लिकेशन में 3-4 पीढ़ियाँ होती हैं, जिसमें एक तो प्रजनक बीज होते हैं, एक आधारी बीज होते हैं, एक प्रमाणित बीज होते हैं। प्रजनक बीज होते हैं ये एक किस्म के न्यूक्लियस सीड से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस सीड का मतलब समझते होंगे आप। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक लिया जाता है और उस नाभिक से ये सीड तैयार किए जाते हैं। तो जैसा नाम उसी तरह का इसका काम है। प्रजनक का मतलब है प्रजनन करने वाले बीज होते हैं और ये न्यूक्लियस सीड होते हैं। ये उत्पादन मूल प्रजनक या प्रायोजित प्रजनक द्वारा किया जाता है। तो इनका मूल प्रजनक या प्रायोजित प्रजनक के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। न्यूक्लियस सीड से तैयार होते हैं ये। ठीक, तो प्रजनक बीज जो होते हैं ये मूल प्रजनक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, तो इनको प्रजनक बीज कह देते हैं। इसलिए दूसरे बीज हैं आधारीय बीज, इनको प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के बीज जो होते हैं वो प्रजनक हो जाते हैं। प्रजनक के बाद जो दूसरी पीढ़ी में आते हैं वो होते हैं आधारीय बीज। इसे ऐसे प्रजनक बीज से उत्पादित करने की आवश्यकता होती है जिनका स्पष्ट रूप से ये पता लगाया जा सके कि वह जो मूल प्रजनक बीज हैं। ठीक, तीसरे हैं प्रमाणित बीज। ये जो होते हैं वो सर्टिफाइड बीज, ये आधारी बीज यानी कि 3rd पीढ़ी के बीज हैं। तो आधारी बीज से प्राप्त होता है। ये पंजीकृत बीज उत्पादन बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की देखरेख में आधारी बीज से प्रमाणित बीज उत्पादित होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। बीज प्रमाणीकरण के लाभ क्या? देखिए, बीज सर्टिफिकेशन के लाभ क्या हैं? इससे बहुत सारे लाभ हैं। किसानों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर, तो बीज प्रतिस्थापन दर जो है जिसको हम क्या कहते हैं, सीड रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, SRR कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक, SRR जो है प्रतिस्थापन की दर बढ़ जाएगी। मतलब एक बार में जो बीज होगा वो एक बार में काम ना आएगा, बल्कि बीज जो है एक बार उसने उगा दिया, उससे जो बीज प्राप्त हुआ उसको अगली पीढ़ी में भी फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो बीज प्रतिस्थापन दर जो है वो बढ़ जाएगी। सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है बढ़ जाएगी। SRR बढ़ जाएगी। SRR जो है सीड रिप्लेसमेंट रेट है, बीज प्रतिस्थापन दर है, ये गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज आधारित फसलीकृत क्षेत्र की माप है। यानी SRR जो है कितनी क्वालिटी के साथ काम कर रहा है ये फसलीकृत क्षेत्र की माप है। बीज प्रमाणीकरण के लाभ में दूसरा ये है कि बीजों की आनुवंशिक पहचान और आनुवंशिक परिशुद्धता यानी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी इससे। इसके अलावा बीजों के निर्यात में वृद्धि होगी। इस तरह बीजों से भारतीय किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। एक तो बीज सर्टिफिकेशन से दुनिया भर में जो है भारतीय किस्म के बीज खरीदेंगे लोग, और वैश्विक बीज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल अभी 0.6% है, वो थोड़ी बढ़ पाएगी ऐसा उम्मीद करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे बीज क्षेत्रक हेतु अन्य पहलें जो है भारत में शुरू की गई हैं, उन प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो बीज के लिए भारत में क्या क्या हुआ? एक तो 1966 में बीज अधिनियम आया, 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति लाई गई, 2001 जो है उसमें पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया, यानी कि PPV&FR ये एक्ट लाया गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम जो है ये लाया गया। इसके अलावा बीज ग्राम कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, ये प्रावधान है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन यानी कि NMAET भी लाया जा रहा है। इसको हम कहते हैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण, उसकी फुल फॉर्म है PPV&FR एक्ट की। तो पौधा किस्म और कृषक संरक्षण अधिकार मतलब कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, तो इसमें अधिनियम को एक्ट कह देंगे, कृषक अधिकार संरक्षण को हम कह देंगे FR का मतलब यहाँ पर हो गया फार्मर्स राइट। लेकिन यहाँ पर पौधा किस्म जो है उसको PPV कह रहे हैं। तो PPV यानी प्रोटेक्शन, सबसे पहले प्रोटेक्शन है, संरक्षण की बात हो रही है। प्रोटेक्शन किस किस का? प्रोटेक्शन यहाँ पर एक तो पौधों की किस्म का और एक कृषक के अधिकार का, ये एक्ट हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स
तो फार्मर्स यानी किसानों के राइट्स यानी अधिकार जो हैं उनके और प्लांट्स की जो वैराइटीज़ हैं उसका प्रोटेक्शन ये एक्ट है 2001 का, और इसको हम शॉर्ट में PPV&FR अधिनियम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन जो है उसका नाम भी यहाँ शॉर्ट में NMAET दिया हुआ है। NMAET यानी कि नेशनल मिशन यानी राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर यानी कृषि विस्तार यानी कि एक्सपेंशन एंड प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी यानी T। तो नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड टेक्नोलॉजी, तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो ये एक नेशनल मिशन है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के ऊपर है और टेक्नोलॉजी के लिए हैं, इसको भी समझना चाहिए। तो ये अब प्रावधान जो किए गए हैं उनको हम समझते हैं। भारत में बीज क्षेत्र हेतु अन्य पहलों में पहली है बीज अधिनियम 1966 यानी 1966 का बीज अधिनियम। यह बिक्री के लिए कुछ प्रकार के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने का प्रावधान करता है। बीज अधिनियम 1966 बिक्री के लिए कुछ प्रकार के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने का अधिनियम है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो पहल है वो है राष्ट्रीय बीज नीति 2002 की। ये बीज उद्योग की सहायता करती हैं, किसानों के हितों की रक्षा करती हैं, कृषि जैव विविधता का संरक्षण करती हैं। तो ये राष्ट्रीय बीज नीति 2002 काम के हैं। इसके अलावा अगली हैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। ये कानून पौध प्रजनक के बौद्धिक संपदा अधिकारों की यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनकी रक्षा करता है, IPR की रक्षा करता है। IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा होती है यहाँ पर। इसके अलावा बीज ग्राम कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत किसानों का प्रशिक्षित समूह अलग अलग फसलों के बीजों के उत्पादन में शामिल होता है, प्रशिक्षित समूह किसानों का, ठीक, और इन्हीं बीजों से खेती करता है और बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत उनकी बीजों का जो है संरक्षण होता है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन जो है तो नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत NMAET, इसके अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री उपमिशन, बीज एंड रोपण सामग्री उपमिशन, बीज और रोपण सामग्री उपमिशन यानी सब मिशन, तो सब मिशन के लिए SM लिख दिया। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SMSP। SP का मतलब क्या है? सबमिशन फॉर सीड, सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। तो प्लांटिंग यानी कि रोपण और सीड यानी बीज, उसके लिए सबमिशन, तो सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, इसको हम कहते हैं SMSP। ये 20 ग्राम योजना के तहत ही है। तो इस राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री उपमिशन यानी सब मिशन फॉर सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल आदि शुरू किया गया। ये सारी पहलें जो भारत सरकार शुरू की गई हैं। अब हम छोटी छोटी सुर्खियों की ओर बढ़ गए हैं, थोड़ी थोड़ी खबरें हैं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के मातृत्व अधिकार को संरक्षित करते हुए सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2022 के लिए 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधन को रद्द कर दिया है 2022 के लिए किए गए इस 2023 में जो संशोधन किया गया उस संशोधन को रद्द कर दिया है। नियम 2022 में किए जो थे संशोधन 2023 में जो संशोधन किए गए उनको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और किस से जुड़े हैं? महिला के मातृत्व अधिकार के संरक्षण से जुड़े हुए हैं। तो महिला के मातृत्व अधिकार को संरक्षित करते हुए ये कार्य किया है। और सरोगेसी नियम जो हैं उसमें जो संशोधन किए हैं उसको रद्द कर दिया है और माता को जो है सुरक्षा यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए क्या इसमें सुधार किया गया। सबसे पहले तो सही समझते हैं। देखिए, मेयर रोकितांस्की कस्टरॉसर सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला ने 2023 के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सबसे पहले हमें समझना चाहिए 2023 में संशोधन किए क्या गए थे, ठीक, इनको हम समझेंगे अभी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में
यहाँ पर इसको चुनौती दी गई थी। तो मेयर रोकितांस्की, तो रोकितांस्की कस्टरॉरर जो हैं MRKH जिसको हम कहते हैं मेयर रोकितांस्की कस्टरॉसर, इस नाम का एक सिंड्रोम है। इससे पीड़ित एक महिला थी, उसने 2023 के जो नियम संशोधन किए गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक है, इस संशोधन के अनुसार नर और मादा दोनों युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु इच्छुक दंपति से होने चाहिए। अगर दोनों इच्छुक हैं तो उस दंपति से यहाँ पर होने चाहिए। इस प्रावधान को इसलिए चुनौती दी गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता महिला में अंडाशय और गर्भाशय नहीं है। ठीक, इस कारण वह सरोगेसी के लिए अपने अंडाणु एग्स दान नहीं कर सकती थी। अब वो दान नहीं कर सकती थी तो यहाँ पर जो है इसमें संशोधन किया गया था और इस संशोधन के अनुसार नर और मादा दोनों युग्मक जो हैं इच्छुक दंपति से होने चाहिए। यानी कि अगर सरोगेसी करवाना चाहते हैं तो जिनकी इच्छा है सरोगेसी करवाने की, उनकी इच्छुक दंपति जो हैं उन इच्छुक दंपतियों के ही यहाँ पर नर के और मादा के जो है शुक्राणु अंडाणु होने चाहिए। लेकिन ये जो है महिला जो है मेयर रोकितांस्की कस्टरॉसर सिंड्रोम से पीड़ित हैं, इसलिए जो है ये एग्स दान नहीं कर सकती है महिला, इसलिए उसने चुनौती दी। संशोधन के जो नियम किए गए उसमें संशोधन को इसने चुनौती 2023 में जो संशोधन किया गया था सरोगेसी नियमों में, केंद्र ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत सरोगेसी की प्रक्रिया का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कि बच्चा इच्छुक दंपति से आनुवंशिक रूप से संबंधित न हो। यानी सरोगेसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर आपका बायोलॉजिकली जो एग्स और जो सीमन जो है मतलब शुक्राणु और अंडाणु जो हैं वो बायोलॉजिकली उस महिला और पुरुष के ना हो जो बच्चे चाहते हैं सरोगेसी के माध्यम से। ठीक है, ये जो संशोधन किया गया था इस संशोधन को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रद्द कर दिया है। संशोधन जो है रद्द कर दिया है। ये खबर बड़ी काम की खबर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने तो ये स्पष्ट किया था, इसलिए डोनर एग्स के उपयोग की मनाही की गई है। डोनर एग्स के उपयोग की मनाही की गई है यहाँ पर आनुवंशिक रूप से संबंधित न हो बच्चा इच्छुक दंपति से, तब तक वो लाभ इसका नहीं उठा सकते सरोगेसी का। इसलिए डोनर एग्स जो हैं मतलब किसी और से एग उधार लेना, इसकी मनाही यहाँ पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नियम 14A जो हैं लागू होने पर इच्छुक दंपति से जुड़े शब्दांश आनुवंशिक रूप से संबंधित को पति से संबंधित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। आनुवंशिक रूप से संबंधित को पति से संबंधित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि एग उधार ले सकती हैं, पति का शुक्राणु जो है उससे बच्चा माना जा सकता है। ठीक है, तो 14A नाम का एक नियम है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को जो है यहाँ पर इच्छुक दंपति की जगह जो है दंपति से जुड़े शब्दांश जो हैं, ऐसा इसमें कहा है कि आनुवंशिक रूप से संबंधित दंपति से जुड़े उसको पति से संबंधित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। ठीक है, नियम 14A विशेष रूप से गर्भाशय की अनुपस्थिति या इससे संबंध अन्य विकृति को एक ऐसे चिकित्सकीय स्थिति के रूप में निर्धारित करता है जिसके लिए सरोगेसी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नियम 14A जो है वो विशेष रूप से गर्भाशय की अनुपस्थिति या इससे संबद्ध कोई अन्य विकृतियों को एक ऐसे चिकित्सकीय स्थिति के रूप में निर्धारित करता है जिसके लिए सरोगेसी की आवश्यकता पड़ती है। यानी नियम 14A ये बताता है कि सरोगेसी की आवश्यकता कब पड़ती है। गर्भाशय की अनुपस्थिति या इससे संबद्ध कोई विकृति होती है उस समय सरोगेसी की आवश्यकता पड़ती है। ये नियम 14A में लिखा गया है क्योंकि ये चिकित्सकीय स्थिति है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गर्भाशय सरोगेसी की अनुमति देने वाला कानून महिला केंद्रित है। इस प्रकार सरोगेसी से संतान प्राप्ति का निर्णय पूरी तरह से महिला द्वारा गर्भधारण करने में असमर्थता पर आधारित है। यानी सरोगेसी जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गर्भावस्था जो है सरोगेसी में महिला से जुड़ा हुआ कानून है, महिला केंद्रित है सरोगेसी, क्योंकि महिला ही सरोगेसी के माध्यम से बच्चा दूसरों के लिए मतलब सरोगेसी करवाते हैं, महिला ही मुख्य रूप से बच्चे पैदा करती है, तो इससे जुड़ा हुआ कानून है डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरोगेसी से संतान प्राप्ति का निर्णय जो है वो पूरी तरह से महिला द्वारा गर्भधारण करने में असमर्थता पर आधारित होना चाहिए। मतलब महिला पूरी तरह से जो है गर्भधारण करने की स्थिति में नहीं है,
तभी जो है सरोगेसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अन्यथा अगर महिला सक्षम है तो सरोगेसी जो है उसमें प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके तहत एक महिला इच्छुक दंपति के लिए संतान हेतु गर्भ धारण करती हैं और उससे बच्चे को जन्म देती हैं। ये अधिनियम 2021 का है। सरोगेसी अधिनियम 2021 को समझते हैं, उसमें संशोधन किया गया था और उसमें सरोगेसी विनियम जो 2022 लाया गया था उसमें 2023 में संशोधन किया गया और उसी 2023 के संशोधन को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस महिला के अधिकारों को संरक्षित करते हुए उसे रद्द किया है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम एक्ट जो है 2021 का, वो क्या कहता है? इस एक्ट 2021 वाले सरोगेसी के एक्ट के तहत केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति दी गई है। व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है अधिनियम में। इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। अगर व्यावसायिक रूप से कोई सरोगेसी की जाती है, महिला को जो है पैसे लेकर के या महिला पैसे के लिए सरोगेसी करती है, उसको दंडित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी कि परोपकारी, यानी एक महिला किसी को परोपकार के लिए जो है किसी उससे संबंधित या उसकी पहचान वाले महिला जो है उसमें परोपकार के लिए सरोगेसी कर सकती है। इसके अलावा उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। इसके अलावा दंपति को कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए, यानी जो दंपति सरोगेसी के माध्यम से बच्चा चाहिए उनको विवाहित होना चाहिए, इसमें स्पष्ट किया गया अधिनियम में। इसमें महिला के लिए आयु सीमा 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष की उम्र रखी गई है और उनकी कोई जीवित संतान भी नहीं होनी चाहिए, तभी सरोगेसी करवा सकते हैं, ऐसे अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा सरोगेसी के लिए तैयार महिला विवाहित होनी चाहिए, यानी जो महिला सरोगेसी के माध्यम से बच्चा उत्पन्न करने को तैयार है वो भी विवाहित होनी चाहिए। ठीक है, उसकी अपनी जीवित संतान होनी चाहिए, यानी जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चा देगी उस महिला की जीवित संतान होनी चाहिए और उसकी जो आयु है वो 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम उम्र की महिला जो है सरोगेसी के माध्यम से सरोगेसी करने के लिए तैयार नहीं हो सकती हैं, और 35 वर्ष से अधिक महिला उम्र की हैं उसको भी छूट नहीं दी गई है। तो 25 से 35 वर्ष के बीच में होगी उसको ये छूट दी गई है। और ऐसा स्थिति में तभी किया जा सकता है जब उसकी जीवित संतान भी हो और उस महिला की जीवित संतान न हो जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चा चाहती हैं। उस महिला की संतान नहीं होनी चाहिए, इस महिला की संतान होनी चाहिए। ये नियम इस 2021 के सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, ठीक, राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, तो यहाँ पर ये बोर्ड है NARTSB, N यानी नेशनल, ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART टेक्निक भी है। ART टेक्निक जो है इसको हम कहते हैं सहायक प्रजनन तकनीक या प्रौद्योगिकी या सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी। तो राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी तकनीक और सरोगेसी बोर्ड जो है, तो नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड, ये जो नेशनल लेवल का जो ART और SB जो बोर्ड, सरोगेसी बोर्ड और जो ART टेक्निक है उसका बोर्ड जो है ये क्या करता है, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करता है सबसे पहले तो। इसके अलावा ये नेशनल लेवल का है, तो ये राज्य स्तर के जो ART SB हैं यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सरोगेसी बोर्ड जो हैं उसके कामकाज की निगरानी भी करता है। अगली खबर जो है वो हमारी बिश्केक किर्गिज रिपब्लिक ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, यानी कि जिसको हम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG कहते हैं, उनकी 22वीं बैठक की मेज़बानी करी है। बिश्केक जो है उसने, बिश्केक ने ये मेज़बानी करी है, इसलिए ये खबर सुर्खियों में है, इसको हमें समझना चाहिए। बिश्केक जो है उसने SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, तो CHG जिनको शासनाध्यक्ष कहते हैं, शासनाध्यक्षों की परिषद हैं CHG की जो 22वीं बैठक है उसकी मेज़बानी बिश्केक ने करी है। बिश्केक जो है उसने SCO के 22वीं बैठक की मेज़बानी करी है। SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG कहते हैं, जिनको हम शासनाध्यक्षों की परिषद को शॉर्ट में, उस परिषद की
वार्षिक बैठक बहुपक्षीय सहयोग की रणनीति पर चर्चा करने, संगठन के वार्षिक बजट का अनुमोदन करने आदि के लिए की जाती हैं। एससीओ के शासनाध्यक्षों को ये बैठक जो है, ठीक है, हाल ही में 22वीं बैठक जो है उसकी मेज़बानी करी है। इस बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का आह्वान किया है मोदी जी ने। अब देखिए तो नहीं, मोदी जी ने, विदेश मंत्री ने जो है सभी देशों से जो है ये आह्वान किया है। एससीओ के बारे में जाने। संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना 2001 में संघाई में की गई थी, जो चीन में है। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान संघाई 5 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा उज्बेकिस्तान जो है इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हैं। संघाई देश 5 देश कौन कौन से हैं? चाइना, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक, और उज्बेकिस्तान के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हैं। एससीओ के बारे में जाने तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका संगठन संघाई स्पिरिट नामक मूल सिद्धांत पर निर्देशित होता है। आपसी विश्वास, लाभ, समानता, सभ्यताओं की विविधता के लिए सम्मान जैसे मूल्य इसमें समाहित हैं। इसके सदस्य देशों में 9 इसके सदस्य देश हैं: चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, ये सब। पर्यवेक्षक देश देखें तो अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये सब पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक। और सदस्य देशों में हैं 9 देश, ठीक। और संघाई देशों में इसमें 5 देश शामिल हैं। और छठा जो है उज्बेकिस्तान इसका संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक सदस्यों में, सदस्य देशों में जो हैं, सदस्य देशों की बात करें तो सारे देश इसमें, सदस्य देश में कौन कौन है? वो 6 देश तो है ही। 5 देश तो वो संघाई देश जिसमें चीन, रूस, किर्गिस्तान हो गए, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 संघाई देश। और उज्बेकिस्तान इसका संस्थापक सदस्य 6 देश तो ये हो गए। तो चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तो है ही। इसके साथ साथ भारत, पाकिस्तान, ईरान, ये भी इसमें शामिल हैं। 9 सदस्य इसके सदस्य हो गए। पर्यवेक्षक देशों में अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक रखा गए हैं। बेलारूस को पर्यवेक्षक के स्तर से बढ़कर एक सदस्य देश बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बेलारूस को कभी भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है। एससीओ के 9 सदस्य फिलहाल है, बेलारूस के बाद 10 सदस्य हो जाएंगे। संगठन के मुख्य लक्ष्य देखें इस एससीओ के तो क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाए रखता है। इसके अलावा सर्वोच्च निर्णय देने वाली संस्था जो है राष्ट्राध्यक्षों की परिषद यानी CHG सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। बैठक वार्षिक रूप से आयोजित की जाती हैं। स्थायी निकाय है ये एक एससीओ जो है, एससीओ का सचिवालय जो है बीजिंग, चीन में है। एससीओ के तहत क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी कि RTS, रीजनल एंटी टेररिज्म या एंटी टेररिक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, तो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर यानी कि रेट्स की स्थापना इसी एससीओ के तहत ही की गई। और ताशकंद, उज्बेकिस्तान में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। रेट्स की स्थापना इससे एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की स्थापना जो है एससीओ के लिए रेट्स की यानी कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है यानी कि क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना जो है उसकी स्थापना एससीओ के तहत ताशकंद, उज्बेकिस्तान में की गई। आधिकारिक भाषाएं देखें एससीओ की तो चीनी जिसको हम मंदारिन कहते हैं, उसके अलावा रूसी जिसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। एससीओ का महत्व समझें तो उसकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी कि GDP में, वैश्विक GDP में 30% की हिस्सेदारी जो है एससीओ की है। विश्व जनसंख्या के 40% का प्रतिनिधित्व करती हैं एससीओ। अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद से निपटने में मदद करती हैं। भारत में मध्य एशिया तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिली है। साथ ही इसने यूरेशिया बहुध्रुवीयता को भी मजबूत किया है। अब हम सुर्खियों की ओर बढ़ गए हैं। सुर्खियों में हमारी पहली सुर्खी है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB, नेशनल क्या कहते हैं नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, तो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड NMPB। तो NMPB जो है ये सुर्खियों में क्यों है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत किसानों को नेशनल मेडिसिन
प्लांट बोर्ड यानी कि NMPB के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती में उपयोग की जाने वाली विशेष तकनीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वन हेल्थ एक एकीकृत और समानतापूर्ण दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को सुनिश्चित एवं अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। NMPB यानी नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन 2000 में किया गया और इसे औषधीय पादप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। आयुष मंत्रालय के एक अनुभाग के रूप में ये कार्य कर रहा है। आयुष मंत्रालय के तहत ये आता है NMPB यानी कि नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड जो है इसके रूप में कार्य कर रहे हैं। इसका कार्य क्या, अलग अलग मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उचित तंत्र विकसित करना और औषधीय पादप क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नीतियों को लागू करना इसमें शामिल है। अगली सुर्खी है रेफरेंस फ्यूल। रेफरेंस फ्यूल क्या है, जिसको हम RF कहते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल यानी कि RF लॉन्च किया है। तो गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल, गैसोलीन भी और डीजल दोनों के रेफरेंस फ्यूल जो है लॉन्च किए हैं। वर्तमान में भारत द्वारा रेफरेंस फ्यूल का आयात किया जाता है। रेफरेंस फ्यूल प्रीमियम एवं गुणवत्ता वाले उत्पाद होते हैं। वाहनों के मूल उपकरण, विनिर्माता, ऑटोमेटिव क्षेत्र में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो है संगठन वाहनों की कैलिब्रेशन व टेस्टिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो वाहनों के मूल उपकरण, विनिर्माता और ऑटोमेटिव क्षेत्र में टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन में शामिल संगठन वाहनों के कैलिब्रेशन व टेस्टिंग के लिए यहाँ पर जो है ये काम करते हैं। और प्रीमियम और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद होते हैं RF। और RF का जो उपयोग है वाहनों के मूल उपकरण, विनिर्माता, ऑटोमेटिव क्षेत्र में टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन में शामिल संगठन वाहनों के कैलिब्रेशन व टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो टेस्टिंग में RF काम आते हैं। RF के लिए ईंधन संबंधी मानक व्यावसायिक गैसोलीन और डीजल की तुलना में कहीं अधिक कठोर होते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक गैसोलीन और डीजल जो होते हैं उसकी तुलना में RF यानी कि रेफरेंस फ्यूल जो होते हैं वो कहीं अधिक उपयोगी होते हैं, कहीं अधिक कठोर होते हैं। स्थानीय स्तर पर RF यानी कि रेफरेंस फ्यूल ऑटोमेटिव उद्योग के मानकों के अनुरूप होंगे, साथ ही इन्हें उचित मूल्य पर समय व उपलब्ध कराया जाएगा। अगली खबर जो है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यानी कि CIC। RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CIC जो हैं उनको उधारकर्ताओं के ऋण क्रेडिट संबंधी जानकारी को अपडेट करने और उनमें संशोधन करने में देरी करने पर 4 उधारकर्ताओं को मुआवजे देने संबंधी फ्रेमवर्क जारी करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि CIC जो है उसको जो है RBI ने कुछ ताकत दी है। वो ताकत किससे जुड़ी हुई है? RBI ने CIC यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो हैं उनको ऋण क्रेडिट संबंधी जानकारी अपडेट और उसमें संशोधन करने के लिए देरी करने पर उधारकर्ताओं को मुआवजे देने संबंधी फ्रेमवर्क जारी करने का निर्देश दिया है। उधारकर्ताओं को जो है मुआवजे देने संबंधी फ्रेमवर्क जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं RBI ने जो है CIC को यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC शिकायतकर्ताओं को मुआवजा देगी। CIC उधारकर्ताओं की क्रेडिट ऋण संबंधी जानकारी का रखरखाव करती हैं। बैंकों और अन्य उधार ऋणदाताओं को इस जानकारी तक पहुंच प्रदान की जाती है। CIC यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो हैं वो बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जानकारी एकत्र करती हैं। ऋण देने वाली संस्थाएं उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता तय करने के लिए CIC क्रेडिट रिपोर्ट का संदर्भ लेती हैं। CIC यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो हैं ये CIC को जो है RBI लाइसेंस प्रदान करता है और CIC जो है बहुत सोच समझ कर काम करती हैं और शिकायतों का समाधान करने के लिए 30 दिनों के भीतर नहीं होता है तो CIC शिकायतकर्ता को मुआवजा देगी। मुआवजा मतलब उसको मुआवजा दिया जाएगा। अगर मान लो उसको उधारकर्ताओं को मुआवजा देने संबंधी फ्रेमवर्क जारी करने के लिए RBI ने इसको छूट दी है CIC को। उधारकर्ताओं की क्रेडिट ऋण संबंधी जानकारी रखाव करती है CIC। बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को जानकारी तक पहुँच प्रदान करती हैं। CIC बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जानकारी एकत्र करती हैं। ऋण देने वाली संस्थाएं उधारकर्ताओं के ऋण पात्रता तय करने के लिए CIC क्रेडिट रिपोर्ट का संदर्भ लेती हैं। तो पात्रता तय करने के लिए ऋणदाता संस्थाएं जो हैं
वो CIC के द्वारा जानकारी जो है उसको लेती हैं। अगली खबर जो है वो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में तमिलनाडु वाले हिस्से में स्थित हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट में पलक्कड़ दर्रे के दक्षिण में ये स्थित हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट हैं, जो पश्चिमी घाट हैं उस दक्षिण पश्चिमी घाट के पलक्कड़ दर्रा जहाँ पर है उसके भी दक्षिण में है ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR। ठीक, यह जो ATR हैं ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के अलावा यहाँ पर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों से घिरा हुआ है ATR जो है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इनसे घिरा हुआ है। ATR के कारियान शोला, ग्रास हिल्स, मंजम पट्टी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा हैं। तो ATR में तो ये विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कौन कौन है? करियन शोला, ग्रास हिल्स और जो है मंजम पट्टी, ये यूनेस्को में शामिल हैं। ये रिजर्व मालासर, काडर, एरावलर, इसके अलावा पुलयर और मुदुबर नाम 6 जनजातियों का निवास स्थान यहाँ पर ATR में है। किन किन का है? ATR में मालासर का है, मलई मालासर का है, काडर का है, एरावलर का है, पुलयर का है, मुदुबर, 6 जनजातियाँ जो हैं यहाँ निवास करती हैं। वनस्पति की बात करें ATR में, ATR जो है इसमें बालसम है, आर्किड है, कुरिंची हैं, ये वन इसमें शामिल है। जनजातियाँ मालासर, मलई मालासर, काडर, एरावलर, पुलयर और मुदुबर नामक ये 6 जनजातियाँ हैं। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया ATR की कुछ स्थल जो हैं विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। तो उसमें है कारियान शोला, इसके अलावा ग्रास हिल्स, इसके अतिरिक्त इसमें है मंजम पट्टी। इस ATR के अंतर्गत जीव रहते हैं बंगाल टाइगर रिजर्व, भारतीय हाथी, नीलगिरी ताहर और गौर जो हैं इसके अंतर्गत रहते हैं। अब हम बात करते हैं अगली सुर्खियों की, वो है गाय की देसी नस्ल गिर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सेम लिखा, राष्ट्रीय का R, गोकुल का G और मिशन का M, तो RGM, इसके अंतर्गत गाय की देसी नस्ल गिर जो हैं उसके पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, गिर नस्ल। और RGM यानी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग 2014 से कर रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है, ये विभाग जो है 2014 से RGM यानी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो नस्ल गिर हैं उसको पालन बढ़ावा देने के लिए इस मिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य देसी गोवंश नस्लों का विकास एवं संरक्षण करना है, चाहे वो कोई भी नस्ल हो। मूल रूप से गिर जो हैं वो गाय गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती हैं। गिर गाय जो हैं वो गुजरात के जंगलों में पाई जाती हैं। गिर गुजरात में ही हैं, आप जैसा कि जानते हैं। तो गिर नस्ल जो है गाय की वो गुजरात में पाई जाती हैं। गाय की ये नस्ल महाराष्ट्र और निकटवर्ती राजस्थान में भी पाली में पाई जाती है। राजस्थान में पाली के अंदर जो है ये गिर पाई जाती हैं। ये अधिक दूध देती हैं, साथ ही ये शांत प्रवृत्ति वाली, अत्यधिक सहनशील, किसी भी क्षेत्र में अनुकूल हो जाने वाली ये नस्ल है। और इसमें भारत के संपूर्ण मध्य क्षेत्र और उत्तरी और उत्तर दक्षिणी भागों की जलवायु के अनुकूल होने की क्षमता है। इसका तात्पर्य यह है कि इससे इन क्षेत्रों में कहीं भी पाला जा सकता है। और राजस्थान में पाली में, महाराष्ट्र में निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है यहाँ पर इनको पाली जाती हैं। पाली नहीं, पाली जाती है मतलब इनका पालन होता है। राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, निकटवर्ती राजस्थान के अंदर जो पाली जिला है उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, नहीं हो रही बात उसकी। ठीक है, भारत के संपूर्ण मध्य क्षेत्र और उत्तरी और दक्षिण भागों के जलवायु के अनुकूल होने की क्षमता है। इसका तात्पर्य है कि इससे इन क्षेत्रों में कहीं भी पाला जा सकता है। मवेशियों की अन्य देशी नस्लें देखें तो सिंधी, साहिवाल, इसके अतिरिक्त इसकी अलीकर, ये इनकी जो हैं मवेशियों की अली नस्लें हैं। लाल सिंधी, साहिवाल, अलीकर और यहाँ पर गिर की बात हो ही रही है। अगली खबर है ऑस्ट्रियोपोरोसिस क्या है। ऑस्ट्रियोपोरोसिस क्या है? ऑस्ट्रियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित विकार हैं। हड्डियों की सघनता कम होती है, उसमें पोरोसिस यानी छिद्र होते लगते हैं छोटे छोटे। हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है, फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये विकार तब उत्पन्न होता है जब मिनरल डेंसिटी और बोन डेंसिटी में कमी आती है अथवा हड्डी की संरचना व कठोरता में बदलाव आता है, तो ये देखने को मिलती हैं। इससे साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है ऑस्ट्रियोपोरोसिस को।
ये रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं से में ज़्यादा संभावना होती है कि वो इससे रजोनिवृत्ति मासिक धर्म को कहते हैं। इंग्लिश में रजोनिवृत्ति को मेनोपॉज कहते हैं, मीनोपॉज। लक्षण क्या है इस ऑस्टियोपोरोसिस के? तो लक्षणों में रीढ़ की हड्डी में दर्द, कलाई व कूल्हे में हड्डी का फ्रैक्चर होना, ठीक है, व्यक्ति की लंबाई में कमी आना, रीढ़ की हड्डी में विकृति आना, ये सब जो है ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये खबर सुर्खियों में क्यों है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री क्या है? हरियाणा में पीएम श्री योजना के तहत 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया है। योजना 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की थी, ठीक, 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने योजना शुरू की पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के तहत जो है 124 स्कूलों का निर्माण उद्घाटन जो है वो अभी हरियाणा में किया गया है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में खर्च होने वाली 60% राशि केंद्र द्वारा, 40% राशि केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। यूटी या स्टेट जो भी हैं 40% और 60% केंद्र द्वारा दी जाएगी। 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने योजना शुरू की। योजना का नाम क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री भी इसे हम कहते हैं शॉर्ट में, ठीक। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो स्कूल SH स्कूल के लिए और राइजिंग इंडिया RI, तो यहाँ पर जो है इसका शॉर्ट नाम हो गया। इस योजना का लक्ष्य केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना करना है। तो मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करके 14,500 से भी अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना करना, पीएम श्री इस योजना का नाम है। पीएम श्री को हम शॉर्ट में पीएम श्री कह देते हैं और फुल फॉर्म इसके हैं प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, साथ ही बच्चों को उनकी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। इस योजना पीएम श्री योजना की अवधि जो है 2022-23 से 2026-27 तक प्रस्तावित यहाँ पर हैं। तो योजना जो है ये काफ़ी सुर्खियों में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम श्री योजना बच्चों के स्कूल से जुड़ी, स्कूल शिक्षा से जुड़ी ये हैं। अगली जो सुर्खी है वो है वज्र मुष्टि कलगा या वज्र मुष्टि कलागा, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। क्यों सुर्खियों में है? वज्र मुष्टि कलागा कुश्ती का एक अनूठा रूप है, पारंपरिक कुश्ती से अलग होता है। इसमें 2 जट्टी शामिल होते हैं, जट्टी लड़ाकों को कहते हैं। इसमें प्रतिद्वंद्वी जो हैं वो कुश्ती में शामिल होने के लिए वज्र मुष्टि हाथी के दांत से बने हुए एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं और हाथ में ये पहना जाता है हथियार। वज्र मुष्टि जो है उस हथियार को हम नक्कल डस्टर भी कहते हैं, नक्कल डस्टर या नक्कल भुज कहा जाता है उसे, ठीक है। भुज मतलब हाथ में पहना जाता है। इस खेल में जो भी पहलवान अपने प्रतिद्वंदी के सिर से खून पहले निकाल देगा, पहले जिसके सिर से खून निकला वो हार जाएगा और जिसने निकाला है वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका आयोजन नवरात्रि के 9वें दिन मैसूर पैलेस कर्नाटक में किया जाता है। मैसूर कर्नाटक में पाया जाता है और वहीं पर मैसूर पैलेस से नवरात्रि होते हैं, नवरात्रि के 9वें दिन जो हैं इस वज्र मुष्टि कलगा का इस्तेमाल किया जाता है। कर्नाटक का ये खेल है, कुश्ती है एक तरीके की, ठीक है। पहली बार इस कुश्ती के अनूठे खेल का जो है उल्लेख जो है चालुक्य वंश के सोमेश्वर तृतीय की कृति मनसो उल्लास से प्राप्त होता है। चालुक्य वंश जो है वो 1124 से 1138 के दरमियान सोमेश्वर तृतीय जो थे शासक, उनके समय में पहली बार जो है इसका उल्लेख मिलता है। पुर्तगाली यात्री एक यहाँ पर आया था, फर्नानो नूनीज, उसने भी अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है और उसके अनुसार फर्नानो नूनीज के अनुसार ये जो खेल है ये विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। तो कतर जो है, कतर ये सुर्खियों में है, राजधानी दोहा है कतर की। सुर्खियों में क्यों है कतर? कतर की एक अदालत जो है उसने कुछ लोगों को मृत्युदंड सुनाया है और वो भारत से संबंधित लोग हैं। अब कुछ लोग वो है कौन? भारतीय नौसेना के वो लोग हैं, पूर्व कर्मी हैं, 8 ऐसे लोग हैं, उनको मृत्युदंड की सज़ा कतर की एक अदालत ने, एक कोर्ट ने सुनाई है, इसलिए ये खबर सुर्खियों में है और कतर का जो ये स्थान है वो सुर्खियों में है, ठीक। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कतर जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित हैं और एशिया के बाद अफ्रीका शुरू हो जाता है। तो ये कतर जो है बहुत
बड़ा देश नहीं, बहुत छोटा सा देश है। आसपास जो बहरीन और यूएई और सऊदी अरेबिया ये देश जो हैं, और इसके अलावा अरेबियन सी जो हैं वो एक तरफ सागुन है यहाँ पर, जिसको हम एक जो है एक यहाँ पर पर्शियन गल्फ जो है इसको हम कहते हैं, फारस की खाड़ी कहते हैं। फारस की खाड़ी एक तरफ से घिरा हुआ है, फारस की खाड़ी से ये देश, और एक तरफ इसके पास देशों में बहरीन है और यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इसके चारों ओर देश हैं। फिर से देख लेता हूँ, इसकी सीमा जो है मुख्य रूप से सऊदी अरब से लगती है और एक तरफ फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो पश्चिमी एशिया में है, ये एशिया में स्थित है। एक सबसे बड़ी बात ये एशिया के अंदर ये कतर और स्थलीय सीमा जो है एकमात्र देश लगती हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब से एकमात्र ये घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। भौगोलिक विशेषताएं देखें कतर की, तो फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट और कतर प्रायद्वीप पर स्थित ये है। ठीक, तो फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर ये हैं, वेस्टर्न जो उसका बैंक है, वेस्टर्न बैंक पर ये स्थित हैं कतर, और कतर प्रायद्वीप पर ये स्थित हैं। ठीक है, कतर जो है स्वयं में एक प्रायद्वीप जैसा है, क्योंकि इसके 3 तरफ जल हैं, एक तरफ सऊदी अरब से इसकी सीमा है। यहाँ पेट्रोलियम भी निकलता है कतर में, प्राकृतिक गैस का भी दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है कतर। इसके अलावा रेत की टीले, सॉल्ट फ्लैट्स या जिसको हम सबख कहते हैं, वो प्रमुख स्थलाकृतिक विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है, रेत की टीले और साल्ट फ्लैट्स। ठीक, साल्ट फ्लैट्स यानी कि नमक, सबख या साल्ट फ्लैट्स कहते हैं, रेत की टीले कहते हैं, वे यहाँ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा कतर जो है, यहाँ ताज़े जल का कोई स्थायी स्रोत कतर में नहीं है। कतर का सबसे उच्चतम बिंदु है अबू अल बावल हिल, तो अबू अल बावल हिल ये कतर का सबसे उच्चतम बिंदु है। इस प्रकार हमारी सारी खबरें समाप्त हो जाती हैं। ये है खबर 27 अक्टूबर 2023 की, विजन IAS की न्यूज़ इन टुडे जो है उस सेक्शन को हमने पढ़ा है। धन्यवाद।